हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो सेशन है वो काफी धमाल होने वाला है, काफी झकास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 12th क्लास हिंदी 100 मार्क्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है बातचीत, जो कि बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया था। इसी का दोस्तों हम लोग वीवीआई लघु और दीर्घ क्वेश्चन यानी कि शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को करने वाले हैं। जैसे कि थोड़ा सा आपको बता दें दोस्तों, पहले हम लोग परिचय को पढ़ेंगे। क्या होता है, कभी कभी परिचय से जो है आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, बालकृष्ण भट्ट का पूरा परिचय को देखेंगे, जन्म से लेकर के मरण तक। उसके बाद फिर दोस्तों इसका सारांश यानी कि समरी को देखेंगे। कभी कभी आपका समरी 5 नंबर का पूछ लिया जाता है, तो पहले दोस्तों समरी को देखेंगे। इसके बाद इस चैप्टर से जो वीवीआई क्वेश्चन बनेगा यानी कि जो वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, उसको करवाएंगे। सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम को देख करके बनाया गया है। आप लोग का सेंटअप एग्जाम भी होने वाला है, तो सेंटअप एग्जाम में भी काफी हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो आपका। ठीक है, चलिए फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं। 12th क्लास हिंदी 100 मार्क्स, जिसका फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है बातचीत, जिसके लेखक का नाम है बालकृष्ण भट्ट। तो बातचीत किसके द्वारा लिखा गया था? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया था। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका यही बनता है। सबसे पहले दोस्तों बातचीत जो है वो क्या है? एक निबंध है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखेंगे। बातचीत जो है वो एक निबंध है। बातचीत जो कि बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया था, उसका जन्म दोस्तों 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था और उसका मृत्यु 20 जुलाई 1914 को। ये पॉइंट को आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, खास करके ऑब्जेक्टिव में। बातचीत का जो लेखक है वह बालकृष्ण भट्ट, यह एक निबंध है। और बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म जो है 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। वहीं पे उसका मृत्यु जो है, निधन जो है 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। निवास स्थान वो कहां रहते थे दोस्तों? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद एक जिला का नाम है जो कि उत्तर प्रदेश में है। ये वहीं पे रहते थे, तो इसका निवास स्थान इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। माता का नाम है उसका पार्वती देवी और पिता का नाम है दोस्तों बेनी प्रसाद भट्ट। बेनी प्रसाद भट्ट पिताजी का नाम, माता का नाम पार्वती देवी। एमसीक्यू में पूछा जाता है। बालकृष्ण भट्ट जो है वो गद्यकार थे। क्या थे? गद्यकार थे। तो राइट आंसर, बालकृष्ण भट्ट जो है वो गद्यकार थे। अब यहां पर थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन देख लीजिए। पिता जो है उसके एक व्यापारी थे। कौन? पिताजी का नाम है बेनी प्रसाद भट्ट। तो बालकृष्ण भट्ट के जो पिता थे वो एक व्यापारी थे यानी कि बिजनेसमैन थे, और माता जो है एक सुसंस्कृत यानी कि कल्चरल महिला, जो गांव देहाती वाली महिला होती है। जैसे कि आप अगर थोड़ा सा बताएं तो जो गांव टाइप की महिला होती है, एक प्रकार का संस्कारी, तो संस्कृत यहाँ पर कल्चरल सुसंस्कृत, ठीक है। तो महिला थी जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि और लालसा जगाई। तो उसकी मां ने जो है यानी कि बालकृष्ण जी की जो मां थी, उसी ने बालकृष्ण के अंदर पढ़ने की इच्छा को जताया, पढ़ने की इच्छा को जगाया। भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाए। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के अधिक निर्माताओं और उन्नायक रचनाओं में से एक है। वे हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख और महान पत्रकार, निबंधकार तथा हिंदी के आधुनिक आलोचना के प्रवर्तकों में अग्रगण्य लीडिंग है। तो प्रमुख यानी कि एक प्रकार का प्रमुख, मुख्य, महान पत्रकार, निबंधकार तथा हिंदी की आधुनिक आलोचना के प्रवर्तकों के अग्रणी यानी कि लीडिंग है। ठीक है, चलिए उस चीज को छोड़िए। अब यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आपका दोस्तों बताते हैं, बातचीत के अंदर से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप आराम से देख लेंगे, आराम से दे देंगे अगर आप ये परिचय पढ़ लेते हैं तो ध्यान से सुनिए आप लोग। देखिए बातचीत, लेखक परिचय बालकृष्ण भट्ट 1844 से लेकर के 1914 यानी कि इसकी पैदाइश 1844 को हुआ था और इसकी जो मृत्यु है वो 1914 को हुआ था। सबसे पहले इसका परिचय देखते हैं। तो हिंदी के प्रारंभिक युग के, ध्यान से अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख पत्रकार, निबंधकार तथा हिंदी के आधुनिक आलोचना के प्रवर्तकों के अग्रगण्य बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी के दिन हुआ था। इनके पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था, जो एक व्यापारी था यानी कि बिजनेसमैन था। माता का नाम पार्वती देवी थी, जो एक सुसंस्कृत यानी कि एक प्रकार का कल्चरल महिला थी। इन्होंने ही बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि जगाई थी, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया। भट्ट जी का निवास स्थान जो है इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में था। इन्होंने प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किया था। किसने? भट्ट जी। ठीक है, तो भट्ट जी का जो इसका जो निवास स्थान है वो इलाहाबाद में था, उत्तर प्रदेश में था, और इन्होंने प्रारंभ में यानी कि शुरू में संस्कृत का अध्ययन किया था। 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी। यह सन 1869 ईस्वी से लेकर 1875 ईस्वी तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन में कार्यरत रहे। ठीक है, तो 1869 से लेकर के 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन में कार्यरत रहे। हम लोग अभी किसके बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों? तो इन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन अध्ययन की रुचि जगाई। भट्ट जी का जो निवास स्थान है, हम लोग बालकृष्ण भट्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर 1869 से लेकर के 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में ये अध्यापन में कार्यरत रहे। ठीक है, अब आगे देखेंगे 1885 में प्रयाग के CAV स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किया। सन 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए, किंतु अपने उग्र स्वभाव के कारण
इन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी और फिर ये लेखन कार्य में लग गए। बालकृष्ण भट्ट जी जो है वो अपने एक प्रकार का समझते उग्र होने के कारण वो जो है नौकरी उसको छोड़नी पड़ी, फिर वो अपने लेखन कार्य में लग गए। फिर पिता के निधन उपरांत यानी कि एक प्रकार का गरीबी, तो पिता के मरने के बाद इन्हें विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। तो पिताजी की मृत्यु के बाद इन्हें विषम यानी कि बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से सन 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाली। प्रारंभ की ओर इसे 33 वर्षों तक निकालते रहे। इन्होंने देखिए ध्यान से आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो 1870 में हिंदी प्रदीप क्या है, हिंदी प्रदीप नामक एक मासिक पत्रिका निकाली और शुरू की और इसे 33 वर्षों तक निकालते रहे। इन्होंने घोर आर्थिक संकटों से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के बालकृष्ण भट्ट का निधन 20 जुलाई 1914 के दिन हुआ। 1914 हो गया, 1914 होगा, सॉरी 1844 से लेकर के 1914 यहाँ पर, ठीक है। डेट अगर शुरू में गलत बोला तो कोई बात नहीं, आप लोग मिस्टेक को माफ करिएगा। देखिए जो कि हिंदी साहित्य के लिए एक अपूर्ण, देखिए डेट जो है ना वो सबको याद नहीं रहता है, प्लीज कम से कम एग्जाम तक आप लोग डेट को याद रखिए। फरवरी में आपका एग्जाम होगा तो फरवरी तक कम से कम आपको डेट, जैसे अभी भी मुझे डेट कंफर्म याद ही होता है, मैं डेट देख करके ही बताता हूँ जब भी बताता हूँ, ठीक है। तो आप लोग ये कोशिश कीजिए कि एग्जाम तक डेट याद रखिए कैसे भी करके, उसके बाद फिर भूल जाइए, खा जाइए, कोई दिक्कत नहीं। और डेट हर बार पूछा जाता है, खास करके डेट ऑफ बर्थ हो गया, कब क्या हुआ, ये सारा चीज, ठीक है। तो ये हम लोग थोड़ा बहुत परिचय देख लिए। अब इसका देखते हैं दोस्तों रचनाएं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बालकृष्ण भट्ट की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। सबसे पहला है आपका उपन्यास, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, गुप्त बैरी, 100 आजान एक सुजान, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, उसके बाद सद्भाव का अभाव। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पूछा जाता है, उसका रचना जो पूछा जाता है अक्सर। यहाँ पर आपका 100 आजान एक अजान पूछा जा चुका है, उचित दक्षिण नूतन ब्रह्मचारी ये भी पूछा जा चुका है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारी घड़ी ये भी पूछा जा चुका है। अब यहाँ पर इसके नाटक देखते हैं तो पद्मावती, किरातार्जुनीय, वेणी संहार, शिशुपाल वध, या फिर एक है नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, ठीक है, स्वयंवर, थोड़ा सा वर्ड जल्दी नहीं करता लेकिन आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए अपने से। शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध, विरहनला, या फिर एक है आपका इंग्लैंड स्वेरी, ठीक है, और भारत जननी, कट्टर सूम की एक नकल, भारतवर्ष और कली। दो इसमें जो इंपॉर्टेंट है, नाटक जो इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ तक आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक सॉरी सीता वनवास से इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप प्लीज नोट करेंगे, अच्छे से इसको देखेंगे, ठीक है। बहुत ही बार पूछा गया है ये नाटक के बारे में, ये बालकृष्ण भट्ट जी के नाटक है, ये उपन्यास है। अब तीसरा चीज देखेंगे प्रहसन, जैसा काम वैसा परिणाम। ये सभी हम लोग क्या देख रहे हैं, ये रचनाएं देख रहे हैं, ये रचनाएं देख रहे हैं। तो रचनाएं के अंदर भी कई कैटेगरी को बांटा गया है, एक उपन्यास में, एक नाटक में, एक प्रहसन में, क्योंकि ये सभी चीजों में वो थे, ठीक है। जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विषय, आचार विनंबन आदि, निबंध लगभग, उसके बाद 1000 निबंध जो कि हिंदी साहित्य की अनमोल धरोहर है। भट्ट निबंध माला नाम से 2 खंडों में प्रकाशित एक संग्रह है। इसके अतिरिक्त सन 1881 में की गई वेदों की युतिपूर्ण समीक्षा तथा 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की आलोचना। अब साहित्यिक विशेषताएं, इसको ध्यान से देखिए। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से एक है। इन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य को अपने जनधर्मी व्यक्तित्व और लेखन से एक नवीन धरातल, दिशा तथा रंग रूप प्रदान किया। अपने युग के सर्वाधिक मुखर, तेजस्वी तथा सक्रिय गोल्डन सीरीज पासपोर्ट सौभाग्यकार रहे। इन्होंने बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, महिला स्वातंत्र्य, कृषकों की पीड़ा, अंग्रेजी शिक्षा, देश प्रेम, अंधविश्वास आदि सामाजिक विषयों पर खुलकर साहित्य सर्जन किया। तो ये जितना भी बाल विवाह हो गया, स्त्री महिला को नहीं पढ़ाया जाता था, बाल विवाह किया जाता था, तो कृषकों की पीड़ा, कृषकों को एक प्रकार का बहुत उस पर अत्याचार किया जाता था, इन सभी चीजों पर उसने खुलकर आवाज उठाई। अब बातचीत पट के सारांश कभी कभी 5 नंबर का पूछ लेता है और बातचीत का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज आप लोग यहाँ पर समरी को ध्यान से देखिए, सारांश को ध्यान से देखिए। देखिए प्रस्तुत कहानी बातचीत के लेखक महान पत्रकार बालकृष्ण भट्ट है। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उन्नायक। देखिए समरी पूछे, सारांश पूछे, कुछ पूछे, बालकृष्ण भट्ट के बारे में पहले पूरा लिख दीजिए, उसका थोड़ा सा बता दीजिए कि भाई बातचीत के अंदर क्या क्या है, ठीक है। तो बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उन्नायक रचनाकारों में से एक है। बालकृष्ण भट्ट जी बातचीत निबंध के माध्यम से मनुष्य की ईश्वर द्वारा दी गई अनमोल वस्तु वाक शक्ति का सही इस्तेमाल करने को बताते हैं। महान लेखक बताते हैं कि यदि मनुष्य में वाक शक्ति ना होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। सब लोग मानो लुंज पुंज अवस्था में एक कोने में बैठा दिए गए होते। लेखक बातचीत के विभिन्न तरीके भी बताते हैं, यथा घरेलू बातचीत,
मन रमाने का ढंग वो बताते हैं कि जहां आदमी की अपने जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की जरूरत है, उसी प्रकार बातचीत की भी अत्यंत आपयकता है। हमारे मन में जो कुछ मवाद गंदगी या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए माप भाप बनकर हमारे मन में बाहर निकल पड़ता है। इससे हमारा चित्त हल्का और स्वच्छ परम आनंद में मग्न हो जाता है। हमारे जीवन में बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। यहाँ नहीं, देखिए यहाँ पर बात जो हो रही है, दो आदमी जब बातचीत करता है तो वो एक प्रकार का पर्सनल बात करता है। जब तीन आदमी बातचीत करता है तो उसमें से एक आदमी का मजाक बनाता है, आपको बात मालूम है। तो उसी चीज के बारे में यहाँ पर बता रहा है कि इससे हमारा चित्त जो है हल्का हो जाता है, यानी कि बातचीत से हमारा चित्त हल्का हो जाता है, मन जो है बहुत शांति हो जाता है। हमारे जीवन में बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। यही नहीं, भट्ट जी बतलाते हैं कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। उसका गुण हो गया, जो उसके अंदर गुण है, जो उसके अंदर खासियत है, जो इसका दोष है, कमी है, वो कभी प्रकट नहीं होता जब तक वो बोलेगा नहीं। महान विद्वान वेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का सही साक्षात्कार हो पाता है। वे कहते हैं कि 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमोवल कहलाएगी। यूरोप के लोगों से बातचीत का हुनर है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी गया, मैं आपको इसी वीडियो में करवाऊंगा। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इस प्रसंग में ऐसे चतुराई से प्रसंग छोड़े जाते हैं कि जिन्हें कान को सुन अत्यंत सुख मिलता है। हिंदी में इसका नाम सुहृद गोष्ठी है। क्या है? सुहृद गोष्ठी है। बालकृष्ण भट्ट बातचीत का उत्तम तरीका यह मानते हैं कि हम वह शक्ति पैदा करें कि अपने आप बात कर लिया करें। इस प्रकार आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही यहाँ पर, आपके अंदर ऐसी खासियत होना चाहिए, ऐसी खूबी होना चाहिए ताकि लोग आपसे बातचीत करना चाहे। ये कब होगा? जब आप अच्छे से पढ़ेंगे, जब आपको ज्यादा नॉलेज होगा, जब आप कोई अच्छा काम करेंगे, नाम करेंगे, तभी तो होगा। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मनुष्य के द्वारा आपस में बातचीत की उत्तम कला है, आर्ट है, जिसके द्वारा बातचीत को हमेशा आनंदमय बनाए रहते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ था आपका बालकृष्ण भट्ट यानी कि बातचीत चैप्टर का इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। उसका मैंने आपको थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव पॉइंट से बताया। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको भी बताया, फिर उसका परिचय भी दोस्तों मैंने आपको बताया, फिर दोस्तों उसका मैंने आपको समरी यानी कि सारांश बताया बातचीत चैप्टर का। अब हम लोग करने वाले हैं इसका क्वेश्चन आंसर, चुनिंदा क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर अभी आप तो वीडियो को लाइक नहीं की, प्लीज वीडियो को लाइक करें। आप लोगों के लिए दोस्तों बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, प्लीज चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से आपको यहाँ पर तैयारी कराई जाती है, जैसे कि आप देख रहे हैं चैप्टर बाय चैप्टर, VBI सब्जेक्टिव सभी तरह का, सेम टाइप एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम हो, सभी तरह का यहाँ पर तैयारी होती है। इसलिए आप लोग प्लीज चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को। आपके दोस्त लोग बहुत ज्यादा परेशान है, इसे प्लीज शेयर करें। चलिए, हम लोग चैप्टर को ज्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे। बिल्कुल कंजूसी आप लोग बहुत करते हैं लाइक वगैरह करने में, कंजूसी बिल्कुल ना करें, चलिए, अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता? मैंने अभी आपको थोड़ी में बताया, अब यहाँ पर उसका आंसर देख लीजिए। इसलिए कहते हैं कि परिचय को देखना बहुत जरूरी है। परिचय से ही जितना भी क्वेश्चन अभी करवाएंगे ना, आपको लगेगा परिचय में सब बता दिए सर। देखिए, अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता? अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती, सभी लोग चुपचाप बैठे रहते और हम जो बोलकर एक दूसरे के सुख दुख का अनुभव करते हैं, वाक शक्ति ना होने के कारण एक दूसरे से कह सुने भी नहीं पाते और ना ही अनुभव कर पाते। एक प्रकार का वाक शक्ति का आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछता है सर विद्यार्थी अपने शब्दों में लिखें। तो देखिए, आप लिख सकते हैं कि अगर हम वाक शक्ति ना होती तो हम एक दूसरे से नहीं बोलते, तो एक प्रकार का हम गूंगे कहलाते। हम कभी उसके बारे में नहीं जान पाते, वो कभी मेरे बारे में नहीं जान पाता, हम आपसे बात नहीं करते तो मेरा मन नहीं लगता। एक प्रकार का समझ सकते हैं आप लोग, एक प्रकार का बंधा हुआ घुटन जैसा होता, टेंशन में आ जाते, तनाव में आ जाते, सही जगह मतलब कहीं पे मन नहीं करता, यानी कि अपने मन से आप कुछ भी ले सकते हैं पूरा, ठीक है। तो वाक शक्ति नहीं होती तो कुछ इस प्रकार का प्रॉब्लम होता। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं? बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं, इसको समझिए। देखिए, बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन का मत है, यानी कि मत का मतलब क्या हुआ कि वेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का साक्षात्कार होता है, यह बहुत ही उचित जान पड़ता है। मतलब बोलने से ही आदमी के बारे में पता चलता है कि भाई ये अच्छा आदमी है, ये बुरा है, ये किस प्रकार का है। एडिसन का मत है, यानी कि एडिसन जी कहते हैं, असल मत का मतलब एक प्रकार का वोट होता है, वोट जो वोट देते हैं, तो एक प्रकार का एडिसन जी इसको सपोर्ट करते हैं, इसको बोलते हैं, तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे एडिसन जी कहते हैं असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने आपको कहा था कि दो व्यक्तियों के बीच पर्सनल
पर्सनल बात होती है, और जब 3 व्यक्ति आ जाए तो फिर वहां हंसी मजाक वाला बात, यानी कि एक प्रकार का मजा लिया जाता है तीसरे वाले का। ठीक है, तो एडिशन का मत जो है वो असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है, जिसका तात्पर्य हुआ जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। जब 3 हुए तब वह 2 बात कोसों दूर गई। तो जब 3 हो जाते हैं फिर वो बात, यानी कि दिल वाली जो बात है वो बहुत दूर चली जाती है। यह भी कहा जाता है कि 6 कानों में परी बात खुल जाती है। 6 कानों में परी बात खुल जाती है। ये पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सभी को लिखेंगे ना तो एग्जामिनर जो है ना वो भर भर के मार्क्स देगा। ठीक है, तो ये भी कहा जाता है कि 6 कानों में, यानी कि 3 आदमी अगर बात सुन ले तो एक प्रकार का बात जो है वो खुल जाती है, वो चौथे, पांचवें, छठे कान तक चली जाती है। दूसरे यह कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते ही या तो वे दोनों अपनी बातचीत से निरस्त हो जाते हैं, निरस्त हो बैठेंगे, या उसे निपट मूर्ख आज्ञानी समझा बना लेंगे। समझ रहे हैं, यानी कि तीसरा आदमी आ जाए तो या तो उस बात जो कर रहे हैं उसको खत्म कर देंगे, या फिर उससे निपट मूर्ख अज्ञानी, यानी कि उससे बात को छुपाएंगे, बोलेंगे अच्छा ये बोल रहे थे यार, अरे ये बोल रहे थे, वो नहीं, अरे वो नहीं भाई, दूसरा बात बोल रहे थे, छोड़ो, बोलो तुम बताओ, ऐसे मतलब करने लग जाएगा, समझा बना लेंगे। जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन पास पास असर होगा। 3 आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, बातचीत करने की। एक माँ के व्याकला है, परवीन मिलता गोल्डन सीरीज एक्सपोर्ट सेटा के रखे जाए तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म हो जाता है। वैसे ही 2 आदमी आपस में पास बैठे हो तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है, चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं, तब बोलने को कौन कहे। एक के शरीर की विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। जब पास बैठने का इतना असर होता है तब बातचीत में कितना अधिक असर होगा, इसे कौन नहीं स्वीकार करेगा। तो यहाँ पर यह कह रहा है कि जब 2 आदमी एक दूसरे के बगल में बैठता है तो ऐसा लगता है कि एक का बिजली, जैसे कि आप लोग अगर करंट पकड़ेंगे तो आपको जो पकड़ा हुआ रहेगा उसको भी करंट पकड़ेगा, तो एक का बिजली दूसरे में प्रवेश कर जाता है। तो उसी तरीके से जब पास में बैठता है तो एक का असर दूसरे में चला जाता है। तो आप सोचिए बातचीत करने पर क्या हो सकता है, सोचिए जरा। ठीक है, चलिए, ये आपका पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन था ना, अभी आपका तीसरा क्वेश्चन। अच्छा, थोड़ा नंबरिंग मिस्टेक हो गया, ये तीसरा ही क्वेश्चन है। देखिए, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, यानी कि अच्छा तरीका क्या हो सकता है, इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है, यानी कि अपने लिए संसार पर एक प्रकार का नाम कर सकता है दुनिया में, वो कैसे, सबसे उत्तम तरीका, और वो कैसे अपना दुनिया में नाम कर सकता है। देखिए, सारा क्वेश्चन बातचीत चैप्टर का यहीं पे करवाएंगे, इसलिए आप लोग को ये नहीं सोचना कि वीडियो बड़ी हो रही है। ठीक है, देखिए, मनुष्य में बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्म वार्तालाप है। आत्म वार्तालाप मतलब खुद से बात करना, तो ये सबसे उत्तम तरीका माना गया है, इसको आप लोग ध्यान देंगे। मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वो अपने आप से बात कर लिया करे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिए। मनुष्य जो अपने आप से, सबसे अच्छा तरीका जो होता है वो अपने से बात करना होता है, क्योंकि जब आप अपने से बात करेंगे तो आपको लगेगा, एक प्रकार का रियलिटी आपको महसूस होगा कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। मतलब एक प्रकार का अगर कहें कि भाई आज वहां नहीं गए यार, तो ये क्या कर, अपने से बातचीत करें, अरे यार उसके साथ ये गलती नहीं करना चाहिए था, उसको मारे बिना मतलब, अरे भाई वो हमको मार दिया, क्यों मार दिया, तो आप ये अपने साथ बात कर रहे हैं। तो ये सबसे उत्तम तरीका माना जाता है। मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वह अपने आप से बात कर लिया करे। आत्म वार्तालाप यानी कि खुद से बात करना से तात्पर्य क्रोध पर नियंत्रण है, जिसके कारण अन्य किसी व्यक्ति को कष्ट ना पहुंचे। और जब आप खुद से बात करेंगे तो आप सही को सही समझेंगे और गलत को गलत। जैसे एग्जांपल, आपका अगर दोस्त आके आपको बोले कि भाई सिगरेट मत पियो, आपको थोड़ा सा बुरा लगेगा। ठीक है, उस समय हो सकता है बुरा लगे, वो लड़का बोले तो हो सकता है बुरा लगे। अगर वो भी सिगरेट पीता है, वो अगर आपको मना करता है कि सिगरेट मत पियो, तो आपको लगेगा साला खुद पीता है और मुझे मना करता है। लेकिन वहीं पर अगर आप खुद से बात करेंगे कि भाई सिगरेट नहीं पीना चाहिए, तो आपको लगेगा यार, मतलब दिल से आपकी बात निकलेगी। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो तात्पर्य क्रोध पर नियंत्रण होता है, जिसके कारण अन्य किसी व्यक्ति को कष्ट ना पहुंचे, क्योंकि हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रशिक्षण नए नए रंग दिखाई करती है, वह हमेशा बदलती रहती है। लेखक बालकृष्ण भट्ट जी इस मन को पर पंचात्मक संसार का एक बड़ा आईना के रूप में देखते हैं, जिसमें जैसा चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई असंभव बात नहीं। यानी कि आप जब खुद से बात करेंगे तो आप जैसा चाहें वैसा सूरत आप खुद के अंदर खुद के बारे में सोच सकते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि मन के चित्त को एकाग्र कर मनोवृत्ति स्थिर कर अपने आप से बातचीत करना सीखे। इससे आत्म चेतना का विकास होगा, उसी वाणी पर नियंत्रण हो जाएगा, जिसके कारण दुनिया से किसी से न बैर रहेगा और बिना प्रयास के हम बड़े बड़े अजय शत्रु पर भी विजय पा सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो हम सर्वथा एवं नवीन संसार की रचना कर सकते हैं। सर्वथा और एक नवीन यानी कि नया संसार, नया दुनिया की रचना कर सकते हैं। इससे हमारी वाक शक्ति लिखा हुआ, ठीक है,
वाक शक्ति का दमन भी नहीं होगा। अतः व्यक्ति को चाहिए कि अपनी जीविका को काबू में, यानी कि अपने जीव को, टंग को काबू में रखकर मधुरता से भरी वाणी बोले, यानी कि प्यारा सा मधुर सा आवाज में सही से बोले, अपने गुस्सा को काबू में रखकर, जिससे ना किसी से कूटता रहेगी, ना किसी से बैर, ना कि कोई आपके गुस्सा रहेगा, ना ही आपसे कोई खता रहेगा, इससे ना ही आपसे कोई एक प्रकार का नाराज रहेगा। इससे दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। मनुष्य के बातचीत करने का सही और सबसे अच्छा और उत्तम तरीका यही है। ठीक है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, मैंने आपको कहा था कि ये क्वेश्चन आपका आएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज आप यहाँ देखेंगे और आपका एक क्वेश्चन है टोटल। देखिए नंबरिंग देखिए कितना मिस्टेक हुआ, ये भी आपका तीसरा नंबर है और ये भी आपका तीसरा नंबर है। देख रहे हैं नंबरिंग बहुत मिस्टेक हुआ, लेकिन आप लोग ध्यान से देखिए। उसके बाद फिर आपका एक प्रकार का स्त्रीलिंग वाला कराएंगे, 2-3 क्वेश्चन और रह गया है, फटाफट हम लोग करते हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिए, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन वाला। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने का एक कला, एक प्रविधि है जो यूरोप के लोगों में ज्यादा प्रचलित है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है वो यूरोप के लोगों में ज्यादा फेमस है। इस बातचीत की प्रवृत्ति की पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्व मंडली में है। ऐसी चतुराई के साथ इसमें प्रसंग छोड़े जाते हैं कि जिन्हें सुन कान को अत्यंत सुख मिलता है। साथ ही इसका अन्य नाम शुद्ध गोष्ठी है। शुद्ध गोष्ठी की बातचीत को यह तारीफ है कि बात करने वालों की जानकारी अथवा पंडिताई का अभिमान या फिर कपट कहीं एक बात में है प्रकट नहीं होता, वरन कर्ण रसाभस पैदा करने वाले शब्दों को बरतते हुए चतुर सयाने अपने बातचीत को सरख रखते हैं। दयनीय स्थिति यह है कि हमारे यहाँ के पंडित आधुनिक शुष्क बातचीत में जिसे शास्त्रार्थ कहते हैं वैसे रस नहीं घोल सकते हैं। इस प्रकार आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मनुष्य के द्वारा आपस में बातचीत करने की एक उत्तम कला है, जिसके द्वारा मनुष्य बातचीत को हमेशा आनंद में, यानी कि एक प्रकार का खुशी बनाए रखते हैं, जो कि यूरोप के अंदर देखने को मिलता है। यूरोप, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 होगा, शायद 4 या 5। देखिए इस निबंध की क्या विशेषताएं हैं? इस निबंध, कौन सी निबंध भाई? बातचीत, यार वो निबंध है ना, तो इसकी विशेषता पूछ रहा है, वही तो है विशेषता जो हम लोग पढ़े। चलिए देख लीजिए। इस निबंध बातचीत के माध्यम से विद्वान निबंधकार ने बातचीत करने के लिए ईश्वर द्वारा दी गई वाक शक्ति को अनमोल बताया गया है। ईश्वर के द्वारा जो वाक शक्ति दी गई है, इसको एक प्रकार का अनमोल बताया है, अमूल्य बताया है, और कहा कि मनुष्य इसी शक्ति के कारण पशुओं से अलग है। जो जानवर है, मनुष्य सिर्फ यही, क्योंकि जानवर बोल नहीं पाता, आप बोलते, सिर्फ इसी के कारण आप जो है आपको जानवर में नहीं गिना जाता है, इसीलिए जानवर से बढ़कर है। बातचीत के विभिन्न तरीके, जैसे कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, हृदय गोष्ठी यानी कि दिल की बात, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो कि यूरोप के अंदर पाया जाता है, इसी के बारे में बताया गया है, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से उत्तम तरीके से बातचीत करता हुआ अनकस आनंद ले सकता है। इस निबंध में 2 विदेशी निबंधकारों का एडिसन और वेन जॉनसन मत दिया गया है, यानी कि इस निबंध में 2 आदमी, एक है आपका विदेशी निबंधकार, एक है आपका एडिसन और एक है जॉनसन। ध्यान रखेंगे आप लोग, एक एडिसन और एक जॉनसन, ये अपने बात को कहते हैं, जिसमें एडिसन ने यह कहा है कि एडिसन ने यह कहा कि जब तक मनुष्य बोलना नहीं बोलता, उसके गुण दोष नहीं प्रकट होते हैं। यानी कि जब तक आदमी बोले नहीं, तो उसका जो गुण है, जो उसके अंदर प्रॉपर्टी है, जो उसके अंदर खामी है, यानी कि कमी है, वो कभी बाहर नहीं प्रकट होगा। वेन जॉनसन का मत है, यानी कि वेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य से सही रूप का साक्षात्कार होता है, बोलने से ही सही चीज, सही रूप उसका पता चलता है। निबंध में यह भी बताया गया है कि मनुष्य को अपने हृदय यानी कि मन पर काबू रखकर बोलना या बातचीत करनी चाहिए। तो अपने गुस्सा को, अपने हृदय को, सभी चीज को कंट्रोल में रखकर सही से बातचीत करना चाहिए मनुष्य को, ठीक है, या बातचीत करनी चाहिए। यदि ऐसा हो तो वह सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है, सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। उसे कोई दुख विषाद नहीं झेलना पड़ेगा। बातचीत मनुष्य को अपनी जिंदगी मजेदार बनाने का एक जरिया भी है। लोग यदि बातचीत के दौरान चुकीली बात कह दे तो लोग हंसने लगते हैं, जिससे प्रच्छन्न सुख भाव का बोध होता है। एक प्रकार का, जैसे कि 3 आदमी बैठे हुए हैं और आप किसी का मजा ले, तो जो 2 आदमी है वो हंसते हैं, लेकिन एक आदमी जिसका मजा लेते वो बेचारा बहुत दुख हो जाता। तो उसी को कह रहा है, जिससे प्रच्छन्न सुख भाव का बोध होता है। बातचीत मन बहलाव का माध्यम तो है ही, बातचीत जो है वो माध्यम, एक मन बहलाव का माध्यम तो है। उत्तम बातचीत मनुष्य के व्यक्तित्व के विकसित करने का एक माध्यम भी है, जिसके कारण व्यक्ति लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध हो जाता है। वाक्य प्रयोग द्वारा लिंग निर्णय करे शक्ति उद्देश्य बात। ध्यान से देखेंगे इस पॉइंट को, थोड़ा सा बैक हो गया, सॉरी। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं दोस्तों, आपको बिल्कुल इधर उधर नहीं भागना है। बहुत बच्चे की वीडियो को छोड़ देते बीच में ही, ठीक है, छोड़ना नहीं है।
चलिए हम लोग यहाँ पर कर लेना अभी बातचीत इस निबंध की क्या विशेषता समझ लिए। अब यहाँ पर दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाक्य प्रयोग द्वारा एक लिंग निर्णय करे, शक्ति, उद्देश्य, बात, लत, नग, अनुभव, प्रकाश, इन सभी के बारे में बताना। कभी कभी व्याकरण में पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके लिए स्पेशली लेके आया हूँ। जैसे कि शक्ति, वो क्या है, स्त्रीलिंग है। क्या है, स्त्रीलिंग है। तो इसका एक आपको सेंटेंस भी बनाने के लिए बोलेगा और स्त्रीलिंग पुल्लिंग भी पूछेगा। ठीक है, तो देखिए शक्ति जो स्त्रीलिंग है, सेंटेंस देख लीजिए, ईश्वर की शक्ति अपरंपार है। उद्देश्य ये पुल्लिंग है, आपका उद्देश्य महान होना चाहिए। बात ये स्त्रीलिंग है, हमें संजीदगी से बात करनी चाहिए। लत ये पुल्लिंग है, उसे शराब की लत पड़ गई। नग ये पुल्लिंग है, राम की अंगूठी में नग चमकता है। यहाँ पर शराब की लत पड़ गई, ये पुल्लिंग तो है, लेकिन यहाँ पर लत जो है एक प्रकार का, यहाँ पर हम लोग को शराब से हम लोग ये कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर गई लिखा हुआ। ठीक है, ये नहीं कहेंगे सर या तो गई है ये स्त्रीलिंग होना चाहिए, नहीं, लत जो है वो पुल्लिंग है, उसे शराब की लत पड़ गई। जितने भी लगभग महंगे चीज होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं और जितने खराब चीज होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा स्पेशल में। तो नग जो है पुल्लिंग है, राम की अंगूठी में नग चमकता है। अनुभव स्त्रीलिंग है, ईश्वर का अनुभव करो। प्रकाश वो पुल्लिंग है, सूर्य का प्रकाश बड़ा तीक्ष्ण था और तीक्ष्ण था। उसके बाद रंग जो है पुल्लिंग है, उसका रंग काला है। रंग जो है वो पुल्लिंग है, तो ये खराब चीज है, बोलता है ना भाई वो काला है तो उसका रंग काला है, ये पुल्लिंग है। विवाह ये पुल्लिंग है, राम सीता का विवाह हुआ। दांत ये पुल्लिंग है, उसका दांत टूट गया। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछ रहा, लास्ट क्वेश्चन है, व्याख्या करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग मुझे लगता है सोच रहे हैं कि सर इतना बड़ा वीडियो कैसे होगा, कैसे होगा। देखिए कैसे होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह पर पंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जिसमें जैसे चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं है। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। तो इसके बारे में तो व्याख्या आप आराम से कर सकते हैं। एक ये क्वेश्चन आपका बच गया, तो क्या करें, इसको कंप्लीट कर दें। चलिए ना, तो इसको पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे, या फिर चैप्टर 2 में, अगर चैप्टर 2 या चैप्टर 3 छोटा रहेगा ना तो वहीं पे इस क्वेश्चन को हम लोग डील कर लेंगे। ठीक है, चैप्टर 2 में। तो दोस्तों आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी बन जाती है, फिर मैं भी नहीं सोचता हूं कि ज्यादा टाइम आदमी का वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग 12वीं क्लास हिंदी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है बातचीत, जो कि बालकृष्ण भट्ट जी इसके लेखक है, ये क्या है, एक निबंध है। तो इसी के बारे में हम लोग संपूर्ण शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को किए और कुछ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाए। और इसके बाद आपको एक भी वीडियो मतलब कि देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपका यहीं पे करवा दिया गया है। बस आपको रिवीजन करना है। और ये आपका चैप्टर 1 था। इसी तरीके से आपका चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर बाय चैप्टर सारा हिंदी का आएगा। इसलिए अगर आप चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से आपको यहाँ पर पढ़ाई जाती है। और दोस्तों प्लीज अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो यार, वीडियो को लाइक करो भाई, करो यार, बहुत मेहनत करते हैं, कंजूसी करते हो आप लोग। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और प्लीज शेयर करें अपने दोस्तों को। आपके दोस्त लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, इसलिए प्लीज बताएं उनको कि यहाँ पर अच्छे से तैयारी होती है। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइंस के तो भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर दोनों पढ़ाई होती है। अगर आप देखेंगे तो आर्ट के लिए तनु क्लासेस आर्टकॉम चैनल है, साइंस के लिए तनु क्लासेस चैनल है, इसलिए दोनों चैनल को आप जरूर जाकर सब्सक्राइब करें, जो भी जिस फील्ड के छात्र हैं। चलिए फिर मिलेंगे वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से मेहनत कीजिए। फिर मिलेंगे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।